तो हेलो दोस्तों, आज जो है ये इंडियन ज्योग्राफी जो चल रहा है सीरीज, उसका 7वां लेक्चर आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो ये उम्मीदतः इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, यानी भारत के स्थिति और विस्तार का ये लास्ट क्लास होगा। उसके बाद इस चैप्टर का हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होगा उसको करेंगे। यानी कथन निष्कर्ष से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी इस चैप्टर में डालेंगे। लगभग 200 प्लस ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से हम लोग को करना है आगे। तो चलिए आज इस क्लास को खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले इसकी शुरुआत कर देते हैं। यानी आज जो है ये क्लास आपका लास्ट क्लास होगा भारत के स्थिति और विस्तार का। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे चीन भारत के चार, यानी जो है चीन भारत के 4 राज्य के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ये सब हम लोग जो है कल देखे हुए हैं। ये सब जो है पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हुए हैं। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश भारत के कुल 8 राज्य के साथ सीमा बनाता है। सोच लीजिए, एक राज्य हो ऐसा जो सबसे ज्यादा राज्य के साथ सीमा बनाता होगा, वो कौन सा राज्य होगा? वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये कितने राज्य के साथ? तो कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश बोले तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दिल्ली, दिल वालों की, ठीक है। तो याद रखना है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या घनत्व तो काफी ज्यादा है। कितनी है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो याद रखना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। फिर आगे की अगर बात किया जाए तो अब कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश है। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य के साथ सीमा बनाता है, जिसमें एक हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश एक हो जाएगा, उत्तराखंड 2 हो जाएगा, हरियाणा 3 हो जाएगा, राजस्थान की अगर बात किया जाए तो 4 हो जाएगा, मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो 6 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ 7 हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा हो रहा है क्या जी? ज्यादा जोड़ लिए? यानी कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा 1 2 3 4 5, अच्छा 4 के बाद 1 के बाद 6 हो गया, 4 के बाद 5 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 6, फिर झारखंड हो जाएगा 7, और बिहार क्या हो जाएगा? 8। यानी कुल मिलाकर यदि बात किया जाए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है। कितना राज्य? तो याद रखना है 8 राज्य। कितना राज्य? 8 राज्य। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दूसरा सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ये कुल मिलाकर याद रखना है कि 7 राज्य के साथ सीमा बनाता है। एक अरुणाचल प्रदेश, एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठा छठा की अगर बात किया जाए तो मेघालय, और सातवां क्या हो जाएगा? तो सातवां हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो याद रखना है कि असम 7 राज्य के साथ और उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्य के साथ? 8 राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो वो कौन कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके पश्चात उत्तराखंड हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। तो थोड़ा सा दिल्ली वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है ये दिल्ली है। ये क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है कौन? उत्तर प्रदेश। ये बात आप लोगों को याद रखना है, याद रहेगा। फिर आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है, यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र या रॉबर्टगंज, जो कुल 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है। यानी आप थोड़ा सा सोचिए कि आपको एक ऐसा जिला मिल जाए जहां से आप 4 राज्य जा सकते हैं। कितने राज्य? 4 राज्य जा सकते हैं। 4 राज्य सीमा बनाता है। इधर आ जाइएगा, ये जो जिला है ये है सोनभद्र। ये कौन सा है?
सोनभद्र है, याद रखना है सोनभद्र, ये है सोनभद्र। अब इस जिला से, इस सोनभद्र जिला से इधर आ जाइएगा तो आप कहां चल जाइएगा, मध्य प्रदेश। नीचे आ जाइएगा दक्षिण की ओर छत्तीसगढ़ चल जाइएगा, इस क्षेत्र में आइएगा झारखंड चल जाइएगा, और इस क्षेत्र में आइएगा कहां चल जाइएगा, बिहार चल जाइएगा। देखिए कितना सुंदर, यानी ये जिला होगा, यहीं से चारों राज्य आप घूम सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अपना प्यारा बिहार। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश जो है, कने बैठ गया मच्छर जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबा सीमा और हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटा सीमा बनाता है। किसके साथ, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबा सीमा देख लीजिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यहां से, यहां से, यहां से, इतना लंबा सीमा, और सबसे छोटा इतना सा सीमा बनाता है, इतना सा देख लीजिए हिमाचल प्रदेश के साथ, कितना, मात्र सबसे छोटा सीमा बनाता है इतना सीमा। हम तो थोड़ा सा बढ़ा भी दिए, यहाँ देखिए एक बिंदी आकार का। तो सबसे छोटा सीमा उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ, और सबसे लंबा सीमा किसके साथ बनाता है, बताइए किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र या रॉबर्टगंज है, जो भारत के 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक जिला जाइए 4 राज्य घूमिए, 1 पर 4 फ्री। हाँ, झांसी की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के गोद में बसा हुआ है, गोद में स्थित है। कैसे है, तो ऐसे है, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला भाग देखिए लगेगा, अगर मान लेते हैं इस भाग को यदि इसी कलर से रंग देते तो पता चलता, पता नहीं चलता। ठीक है, तो याद रखना पूरा मध्य प्रदेश में हिल गया है ये, यानी ये जो है ये क्या है, झांसी है, और लगेगा कि नहीं मध्य प्रदेश अपने गोद में इसको क्या है, बैठाया हुआ है, याद रखना है। इसीलिए आगे एनसीआर क्या देखेंगे, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एक संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली को, ठीक है, इतना सा दिल्ली हुआ करता था, ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर घोषित कर दिया गया। और इसके अंतर्गत की अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत यानी जो है कुल मिलाकर अगर बात किया 14, 8, 22, 2, 24, यानी कुल मिलाकर 24 जिला डाल दिया गया, और इस प्रकार से दिल्ली बढ़कर इतना से इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है एनसीआर, एनसीआर, ये है दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली, यानी दिल्ली के आसपास वाला जो जिला है वो एनसीआर है। क्या है, एनसीआर है, आप लोगों को याद रखना है। क्या वो जिला है एनसीआर में, तो 24 जिला है, पहले कितना था, तो 22 गो था। ठीक है, और बढ़कर कितना हो चुका है, 24 हो चुका है, तो याद रखना है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि हरियाणा की अगर बात किया जाए तो हरियाणा का कुल मिलाकर 14 जिला, कितना जिला, 14 जिला, जिसमें कौन कौन है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, इल्जर, पानीपत। हम तो पानीपत घूमे हैं, ठीक है, पानीपत घूमे हैं, और आप लोग को पता होगा पानीपत का युद्ध भी हुआ था, 3 गो युद्ध हुआ था। क्या युद्ध हुआ था, 3 गो, 1526, 1556, ठीक है, और 1761, 3 हुआ था। फिर पलवल, पलवल, पल पल नहीं पढ़ लीजिएगा, पलवल है, भिवानी, भिवानी, चरखी, दादरी, दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद, करनाल, करनाल भी हम घूमे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को, ये हरियाणा के 14 ऐसे जिले हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आते हैं। फिर कहिएगा ये 14 योग बताए हैं, तो 8 गो और देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल क्या गो, 8 गो, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, कौन सा हो जाएगा, मुजफ्फरनगर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है क्या गो, 8 गो, 1, 2, 3,
उसके बाद 4, 5, 6, 7 और 8। गौतम बुद्ध नगर को ही नोएडा के अंतर्गत आता है, याद रखना है आप लोगों को। 14, 8 कितना हुआ? 14, 8 कितना? 22। और 2 गो राजस्थान का है, भरतपुर और अलवर। चलिए 2 गो राजस्थान का है, कौन सा? अलवर और भरतपुर। तो ये दोनों में स्टार लगा लीजिए, इसीलिए कि कम है और यूनिक है, इसीलिए पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा 2 जिला है जो एनसीआर के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है कौन हो जाएगा? अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। सेवन सिस्टर की अगर बात किया जाए, पूर्वोत्तर के 7 बहनों में अगर बात किया जाए, पूर्वोत्तर के 7 राज्य में कौन कौन आएगा? तो अरुणाचल प्रदेश आएगा। थोड़ा सा मैप पे हम लोग देखेंगे, मैप पर हम लोग देख लेंगे। देखिएगा पूर्वोत्तर के राज्य में कौन आएगा? तो याद रखना है ये है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरे चेंज कर दिए फिर भी नहीं आया। अच्छा इधर से आएगा। चलिए ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एक हो गया। आ जाइए भाई असम में आ जाइए, असम असम असम। ठीक है, ये है असम। ठीक है, ये हो गया दूसरा। फिर इधर आ जाइएगा नागालैंड, नागालैंड अंग्रेजी बोलने वाला सब। तीसरा मणिपुर, जहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। चौथा मिजोरम, मिजोरम मिजोरम। पांचवा, ठीक है, त्रिपुरा त्रिपुरा त्रिपुरा। छठा, ये छूटा कौन? इधर मेघालय, मेघों का घर मेघालय। सातवां। तो इस प्रकार से याद रखना है, ये 7 बहन है। ये क्या है? अब कहिएगा ई सर जी नहीं बताई कौन सी है ये, तो ये बता देते हैं। ये एक बफर देश है, भूटान है, देश है। ये क्या है? देश, भूटान है। ठीक है, याद रखना है। तो पूर्वोत्तर के राज्य की अगर बात किया जाए, तो पूर्वोत्तर का ये राज्य है, पूर्वोत्तर का ये राज्य है। छोटका से देख लीजिए, छोटू सा यहाँ पर, ये पूर्वोत्तर का राज्य है। और पूर्वोत्तर के राज्य में क्या गो? तो 7 गो। सॉरी, से पूर्वोत्तर का राज्य बोलेंगे तो 8 हो जाएगा, गलती हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, सेवन सिस्टर में क्या गो? 7 गो। लेकिन पूर्वोत्तर का राज्य जब पूछ देगा ना, तो पूर्वोत्तर के राज्य में इधर सिक्किम को भी जोड़ लीजिएगा, सिक्किम को भी जोड़ लीजिएगा, तब 8 हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? ध्यान से सुनिएगा। सेवन सिस्टर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 7 गो। और यदि आपसे पूछा जाए पूर्वोत्तर के 8 राज्य में कौन कौन है, तो 7 बोल दीजिएगा और ऊपर से एगो और दीजिएगा जोड़, कौन? सिक्किम जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा अब आगे 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 देखिएगा। तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य में कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय, असम हो जाएगा। ये सब याद रखना है, क्योंकि ये दिखा भी दिए हैं आप लोगों को, तो आसान हो गया होगा समझना। आगे, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। तो बताइए ये जरूरी था, लेकिन देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। अरे बन जा मैप, अच्छा थोड़ा सा इज्जत की बात है, बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा बढ़िया सा बन जाना यार। हाँ, अरे नहीं बनेगा तो आप क्या दिक्कत है? नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, प्रयास तो कर रहे हैं ना। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे नहीं बना सर, बनेगा तो देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि बन गया, माना कि बन गया। अब क्या कह रहा है? भारत के, किधर मच्छर बैठ गया, ये बड़ा परेशान कर रहा है जी आज। एक मच्छर जो है इतना परेशान करेगा किसी को। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, तो देख लीजिएगा इधर आतंकवाद को, इधर इधर ये है पाकिस्तान, ये क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, और इधर आ जाइएगा, इधर सटा हुआ एक अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है, उसके बाद क्या? उत्तर में
चीन भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है। तो आ जाइए भाई इधर चीन, चीन, ठीक है, इधर पूरा घेर लो, ठीक है। ये बीच में छोटकू सा बन जाओ एक नेपाल, और इस बीच में और छोटकू सा बन जाओ कौन बन जाएगा, भूटान। तो ये हो जाएगा चीन, ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ये हो जाएगा पाकिस्तान, और ये हो जाएगा नेपाल, नेपाल, ये हो जाएगा भूटान। तो देख पा रहे हैं ना, उत्तर में है, भारत के किस में है, उत्तर में है, याद रखना है। फिर क्या कह रहा है, पूरब में म्यांमार तथा दक्षिण में श्रीलंका, रावण का घर। तो पूरब में हो जाएगा म्यांमार, क्या हो जाएगा, म्यांमार। और इधर आंसू आकार का एक छोटा सा देश, रावण का घर, श्रीलंका, श्रीलंका। इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो अवस्थिति भारत का बताया गया है। ऐसे भारत का अवस्थिति तो आप लोग ज्ञानी हो चुके होंगे, हम चूंकि पिछला क्लास में, कई क्लासों में हम ये सब बताए हुए हैं। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख क्या रहे हैं, जाकर पहले पीछे वाला वीडियो देखिए, ठीक है। आगे जलवायु भारत की अगर बात किया जाए तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, ये जब कटिबंध वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, शॉर्ट में बता देते हैं। पृथ्वी है, विषुवत रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा है। इस बीच में सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। ये सूर्य भगवान है, ठीक है। सीधा किरण पड़ेगी तो निश्चित रूप से सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए यहाँ गर्मी का क्षेत्र होगा। और गर्मी का क्षेत्र होगा, गर्मी को क्या कहते हैं, गर्मी को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में उष्ण कहते हैं, क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। तो गर्मी का क्षेत्र यानी उष्ण कटिबंध, तो अधिकतर भाग जो है भारत का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, इसीलिए कहा जाता है कौन कटिबंध में, भारत की जलवायु तो उष्ण कटिबंध में, याद रखना है, ठीक है। जिसमें वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, बसंत ऋतु है, और पतझड़ ऋतु है। कौन सा, पतझड़ ऋतु है, याद सॉरी ऋतु बोल रहे हैं, ऋतु का है बोला रहा है जी, पतझड़ ऋतु है, ऋतु ऋतु। आगे भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, इसमें कोई डाउट नहीं, हिमालय है। यह भाग पर्वतीय एवं ठंडा है। हम बताए थे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, पहला ही क्लास में बताए थे। निश्चित रूप से आप वीडियो को रोकिए, पहला क्लास से देखना शुरू करिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो पहला क्लास से देखा कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण यह पर्वतीय भाग, और यह क्या है, ठंडा है, पर्वतीय एवं क्या है, ठंडा है। निश्चित रूप से क्योंकि ऊंचाई पर जाने के बाद टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, पश्चिमी भाग में क्या है, मरुस्थल है। दक्षिण भाग में दक्कन का पठार है, और पूर्वी भाग में क्या है, वन आच्छादित है। यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय, अभी तुरंत बताए हैं, मेघालय। मेघालय में कौन, मासिन राम, मासिन राम। पहले क्या था, असम का चेरापूंजी हुआ करता था। तो याद रखना है, अगर भारत के संदर्भ में तो पश्चिम में मरुस्थल। अच्छा, भारत वाला मरुस्थल का नाम क्या है, क्या नाम है, थार मरुस्थल है, ठीक है। कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। तो याद रखना है, कहां पे, तो यहां पे देखिएगा, ई वाला क्षेत्र में अगर बात किया जाए ना, ई वाला क्षेत्र में, ई वाला क्षेत्र में क्या है, मरुस्थल है। तो भारत वाला को थार कहते हैं, भारत वाला को थार, कौन चलाने वाला, थार नहीं, मरुस्थल का नाम है थार। और पाकिस्तान वाला मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। तो वाला चोली मत समझ लीजिएगा, नाम है, नाम, ठीक है। तो याद रखना है, थार, इधर क्या हो जाएगा, चोलिस्तान हो जाएगा। तो और याद रखना है थार मरुस्थल के बारे में कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी सबसे ज्यादा लोग कौन मरुस्थल में बसा है, तो अपना प्यारा मरुस्थल में बसा है। कौन सा, थार मरुस्थल में बसा है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। ऊपर में तो हिमालय पर्वत है, ऊपर में क्या है, हिमालय पर्वत है। वो हिमालय चैप्टर में तो आप लोग को अच्छा से डिटेल से चलेगा।
जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक का ऑपरेशन हो जाएगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, सपोर्ट तो करते नहीं है, उम्मीद भी नहीं है आप लोगों से, ठीक है, सिर्फ आते हैं देख लेते हैं हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फायदा आपका हो रहा है, उसी में हम खुश हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मासिनराम मेघालय ये तो बता ही दिए यहीं स्थित है और मध्य भाग में गंगा का मैदान है, तो मैदानी भाग भी हम आगे देखेंगे, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। बाकी जम्बूद्वीप के बारे में तो आपको बताए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर भारत की बात किया जाए थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग अब देखेंगे भारत के बारे में, जो सब लोग को लगभग पता ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा बात ऐसा होगा जो आपको पता नहीं होगा, इसका हम गारंटी देते हैं, नहीं पता होगा। कुछ बातें जो आपको पता है थोड़ा सा देख लेते हैं। राजधानी तो बच्चा बच्चा को पता होगा, नई दिल्ली। पहले राजधानी कहाँ थी ये बता दीजिए, तब पहले राजधानी कहाँ था, कलकत्ता, कहाँ, कलकत्ता, ठीक है, याद रखना है। राजधानी कब बदला, 1911 ईस्वी में बदला, क्या बन गया, नई दिल्ली। राज व्यवस्था संसदीय है, क्या है, संसदीय शासन प्रणाली भारत में है। कहां से लिया गया, चलिए इन्हें बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा, आपको कहां से लिया गया तो बता दीजिएगा, बता देते हैं, ब्रिटेन से लिया गया, कहां से, ब्रिटेन से। लोकसभा सीट कितना है, 545 है, नहीं 545 था, 545 था। अब कहिएगा फिर दूग कहां गायब कर दिए आप, 543, 543 बचा, अब कितना बचा, 543, तो दूग कहां चला गया, तो दूगो हटा दिया गया, क्या किया गया, हटा दिया गया। 104वां बार संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया, यानी बदलाव किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत इसको क्या किया गया, कहा गया कि दूगो जो आंग्ल भारतीय को नियुक्त करता था, आंग्ल भारतीय को जो नियुक्त किया जाता था उसको अब क्या करो, खत्म कर दो, ठीक है। ये कौन नियुक्त करता था, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति, 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 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कौन करते थे, राष्ट्रपति करते थे, राष्ट्रपति करते थे। फिर कहिएगा कैसे करते थे, कौन दिया अधिकार, संविधान दिया, कहिएगा कौन अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो याद रखना है अनुच्छेद 331 के तहत दिया गया। कहिएगा राष्ट्रपति अपना मन से कर देगा, हाँ बिल्कुल कर देगा, राष्ट्रपति का ये ऐच्छिक अधिकार था, कैसा, ऐच्छिक, अरे ऐच्छिक कैसे लिखाएगा जी, ऐच्छिक, चलिए ऐसे ही लिखाएगा लगता है, ऐच्छिक अधिकार, ठीक है। तो अब इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो अब कहिएगा कुल कितना जो है लोकसभा सीट है, तो 543 ही है, आप लोगों को ये बात याद रखना है। फिर कहिए ना राज्यसभा सीट कितना, राज्यसभा सीट कितना, ये अधिकतम दिया हुआ है, क्या है ये, अधिकतम दिया हुआ है। फिर कहिएगा कितना सीट को लेकर होता है निर्वाचन, तो 245 सीट को लेकर निर्वाचन होता है। इसमें भी कुछ जादू है, बिल्कुल है, तो याद रखना है 12 गो नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, 12 गो नियुक्ति करता है, क्या करता है, नियुक्ति। एकदम कहेगा कि जो खेल में, शिक्षा में, साहित्य में, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में खूब ज्यादा भारत का नेतृत्व किया है, अच्छा काम किया है, वो मेरे पास आओ, हम तुमको बना देंगे राज्यसभा संसद, क्या बना देंगे, राज्यसभा संसद, राज्यसभा संसद बना देंगे बिना चुनाव लड़े हुए। तो क्या गो नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति, 12 गो नियुक्त कर सकते हैं, कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। याद रखना किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 80 के तहत करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 80 के तहत करेंगे, ये बात भी याद रखना है। यानी हम बोल सकते हैं 545 में से 545 में से 533 तो निश्चित रूप से करेंगे, क्या होगा, इसका निर्वाचन होगा, निर्वाचन होगा, ठीक है। और 12 क्या होगा, नियुक्त होगा, क्या होगा, नियुक्त होगा। फिर कहिएगा राष्ट्रपति को अधिकार कौन दिया, कौन दिया अधिकार कि हम आप 12 को नियुक्त कर दीजिएगा, तो याद रखना है यह अधिकार राष्ट्रपति को संविधान देता है अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद कितना के तहत, 80 के तहत, ये बात याद रखिएगा, यहां तक में कोई दिक्कत। कहिएगा चुनाव कितना वर्ष के लिए होता है, तो लोकसभा का चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए होता है। फिर कहेगा राज्यसभा का बता दीजिए, 6 वर्ष के लिए होता है, कितना वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन प्रत्येक 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 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर कितना,
प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है इसके सदस्य का हो जाता है क्या, रिटायर। यानी कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष पूरता है, फिर उसके स्थान पर क्या आता है, नया आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अरे तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया जी। अरे मच्छर कितना परेशान करेगा भाई। देखिए राज्य की अगर बात किया जाए तो 28 है, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो कितना है, 8 है। राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत का राज्य चिन्ह जो है, यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की अगर बात किया जाए तो सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसकी मूल आकृति में 4 गो सिंह है, 4 गो सिंह, लेकिन 4 गो दिखता है, नहीं दिखता है, केवल क्या गो दिखता है, 3 गो दिखता है। ठीक है, 3 गो दिखता है। और सिंह है क्या, यह साहस का और निर्भीकता यानी निडरता का क्या है, प्रतीक है। और पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है, क्या है, धर्म चक्र है। यानी कुल मिलाकर इस प्रकार से चक्र बना हुआ है, इस प्रकार से क्या बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, जिसमें कितना तीली है, 24 तीली है। याद रखिएगा आप लोग, कितना तीली है, 24। और उसके नीचे क्या है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। ठीक है, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया, कर दिया। यानी डेट याद रखना है, कब, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया। किसको, तो किसको जी, अशोक स्तंभ को। फिर राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का होता है, सबको पता है। आरी पट्टी से मिलकर बना होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कहिएगा 3:2, तो आपको जो यूनिट लगा देना है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, mm, जो लगाना है लगा दीजिए, लेकिन लंबाई 3, चौड़ाई 2 होना चाहिए। इस ध्वज के सबसे ऊपर में केसरिया रंग का प्रयोग होता है, इसके पश्चात सफेद रंग का, और सफेद रंग का उसमें 24 तीलियों वाला धर्म चक्र सुशोभित होता है, सुंदर सुंदर लगता है। और सबसे नीचे वाली पट्टी हरे रंग की होती है। तो कौन नहीं जानता होगा अपने राष्ट्रीय प्यारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज को, तो सब जानते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज की परिकल्पना पिंगली वेंकैया, किनके द्वारा, पिंगली वेंकैया ने की थी, और जिसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने अच्छा लिख लेते हैं जी, स्वीकार किया। क्या किया, स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया। ये बात आप लोगों को याद रखना है। आगे, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, जनगण मन अधिनायक जय है। इसकी रचना कौन किए थे, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। कौन किए थे, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। यह गान रविंद्रनाथ ठाकुर के एक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास, गीतांजलि से लिया गया है। कौन से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है। और इस गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, अपना लिया। कहिएगा 24 जनवरी, हाँ ये डेट याद रखिएगा, ये संविधान सभा का अंतिम बैठक का डेट है। संविधान सभा के अंतिम बैठक, तो कहिएगा संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कितना सदस्य भाग लिया, 284 सदस्य भाग लिया, 284 सदस्य भाग लिया। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में क्या किया गया, राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, अब कहिएगा राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो याद रखना है राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। संक्षेप में गाइएगा तो 20 सेकेंड का समय लगता है। कहिएगा सबसे पहले कब गाया गया था, तो याद रखना है 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में, कौन कलकत्ता अधिवेशन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में क्या किया गया था, गाया गया था। याद रखिएगा। आगे, राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, वंदे मातरम। और वंदे मातरम की अगर बात किया जाए तो यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इस गीत की रचना की अगर बात किया जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, किनके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया।
और अपने उपन्यास किसमें, आनंद मठ में किए थे। किसमें, आनंद मठ में किए थे। इसे भी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया, स्वीकार किया गया और कहा गया ये होगा अपना प्यारा देश का प्यारा प्यारा राष्ट्रीय गीत, प्यारा देश का प्यारा प्यारा राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और यह याद रखना है इनका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथर टाइग्रिस लिननायस। ठीक है, याद रखना है प्रजाति का पशु है जिसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है। अरे शेरे मैसूर भी कहा जाता है, शेरे मैसूर क्यों कहा जाएगा, शेरे मैसूर तो किसको कहा जाता है, टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। कहिएगा टीपू सुल्तान करने सर बता दिए आप बीच में, तो याद रखना ये हैदर अली का बेटा था। ठीक है, ये अपने आप को कहता था कि भेड़िया की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है कि एक दिन जियो लेकिन एकदम शेर की तरह जियो, दहाड़ते रहो। ठीक है, याद रखना है। बाघ की 8 प्रजाति में से भारत में पाई जाने वाली जो प्रजाति है यह रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए 1973 ईस्वी में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू किया गया था। ये एकदम आप लोगों को याद रखना है, स्टार लगा लीजिए ये कि बाघ परियोजना कब शुरू हुआ, 1973 ईस्वी में। कब शुरू हुआ, 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है, कमल है। कहते हैं ना कि कहीं भी रहो कमल की तरह खिलो, कीचड़ में भी रहो तो कमल की तरह खिलो। याद रखना है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, नेलंबो न्यूसीफेरा। क्या नाम है, नेलंबो न्यूसीफेरा। ये वाणी, विद्या, संगीत की देवी माता सरस्वती, माता सरस्वती इसी पुष्प पर विराजमान रहती है। पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। किसको, कमल को। यही हमारे प्यारे देश का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है, याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है, मोर है। राष्ट्रीय पक्षी भी है हम लोगों का, क्या है, मोर है। और इनका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेसस। क्या है, पाबो क्रिस्टेसस। यह काफी सुंदर और शांत पक्षी है जो अपने अनुपम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मोर को अंग्रेजी में ब्लू पीकॉक कहते हैं। मोर भगवान कार्तिकेय का क्या है, वाहन है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है कि ये भगवान कार्तिकेय का क्या है, वाहन है, सवारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा में स्थित डॉल्फिन, गंगा में स्थित डॉल्फिन। वर्ष 2009 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया और यह गंगा के नदी के पानी को शुद्ध करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात किया जाए तो प्लेनेसिटा गंगेटिका है। प्लेनेसिटा गंगेटिका। ठीक है, प्लेनेसिटा गंगेटिका जो है इनका इसका वैज्ञानिक नाम है किसका, डॉल्फिन का। ठीक है, तो याद रखना है। फिर आगे राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक भारत का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक जो है वो इंडिया गेट है। क्या है, इंडिया गेट। यह देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है जिसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिक की याद में निर्मित किया गया था। कि प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके याद में इंडिया गेट का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और इस स्मारक के शिल्पकार जो थे एडविन लुटियंस थे। कौन थे, सर एडविन ल्यूटियंस, सर एडविन ल्यूटियंस थे, याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात किया जाए तो बरगद है। क्या है, बरगद। और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात किया जाए तो फाइकस बेंगालेसिस। ठीक है, फाइकस बेंगालेसिस। यह वृक्ष काफी विशालकाय होता है तथा यह रात में भी क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। रात में भी क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। यह बात याद रखना है। आगे राष्ट्रीय फल, आगे क्या है, राष्ट्रीय फल। तो देख लेते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। क्या है, आम, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगी फेरा इंडिका है। मैंगी फेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगी फेरा इंडिका है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। आगे भारत ने शक संवत की अगर बात किया जाए तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग बनाया था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जिसका पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना क्या होता है, अंतिम माह फाल्गुन होता है। 22 मार्च 1957 ईस्वी को सरकारी परियोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया जो शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। एडी मतलब एना डोमनी यानी ईस्वी होता है। आगे भारत का राष्ट्रीय मुद्रा की अगर बात किया जाए तो मुद्रा क्या है, रुपया, रुपया, ठीक है। और जिसका प्रतीक चिन्ह ये होता है, यानी कुल मिलाकर रुपया का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से होता है। और याद रखना है कि ये जो प्रतीक चिन्ह है ये बनाए कौन थे, डी उदय कुमार। कौन बनाए थे, डी उदय कुमार। तो ये याद रखना आप लोगों को कि राष्ट्रीय चिन्ह मुद्रा का जो चिन्ह है वो कौन बनाए थे, डी उदय कुमार। रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। कहां के शासक थे, बिहार के थे। याद रखना है ये हुमायूं को दबार दबार के पूरा परेशान कर दिए थे। बेचारा हुमायूं को भागना पड़ा था, कहां, सिंध के क्षेत्र में और अमरकोट के राजा बीरसाल के राज दरबार में। वहीं उनका विवाह होता है और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर जैसे महान शासक का क्या होता है, जन्म होता है। तो ये ऐसे थे शेर शाह सूरी। इनका मकबरा कहाँ है, अपना बिहार के सासाराम में है, ठीक है, याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी की अगर बात किया जाए तो गंगा है। क्या है, गंगा, गंगा माता। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलकर बंगाल तक बहती हुई बांग्लादेश में यह क्या करती है, प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। याद रखना है ये उत्तराखंड में बहती है, ये यूपी में बहती है। ये उत्तराखंड, यूपी, फिर बिहार जाती है। बिहार के पश्चात ये झारखंड के साथ सीमा बनाती है, फिर पश्चिम बंगाल जाती है। पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में बढ़ जाती है। आगे जो बढ़ती है उसे कहा जाता है भागीरथी और नीचे जो आती है उसे कहा जाता है हुगली। फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहां, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो जब हम नदी चैप्टर पढ़ेंगे तो नदी चैप्टर में गंगा नदी का ऑपरेशन होगा, तो इसमें ज्यादा खास पढ़ना है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, कौन सा है, हाथी है, जिसे विरासत पशु के रूप में 2010 ईस्वी में क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। भारत में हाथी संरक्षण परियोजना 1992, बाघ वाला बताए थे, बाघ वाला कितना 1973, और हाथी के बचाव के लिए हाथी संरक्षण परियोजना भी 1992 ईस्वी में क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय गणराज्य की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी तय की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान में कुल 22 भाषा है। कहिएगा कहां है, दिखाइए ना, तो दिखा तो नहीं सकते लेकिन बता सकते हैं। अनुसूची, भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, फिर बढ़ाकर इसे 12 कर दिया गया और 8वीं अनुसूची में ही, अनुसूची 8 में ही कितना भाषा, मूल संविधान में तो 14 भाषा था, 8वीं अनुसूची में फिर बढ़ा दिया गया। 14 से कितना बढ़ाएंगे, 22 पूरेगा, तो निश्चित रूप से 8 को भाषा बाद में जोड़ दिया गया, तो 14 8 कितना हो गया, 22 भाषा। तो याद रखना है 22 भाषा को कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, जो 8वीं अनुसूची में है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और विश्व में हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। थोड़ा सा याद रखना है कि डाटा चेंज हो सकता है, ठीक है, डाटा चेंज हो सकता है। आगे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। 1928 से 1956 तक का जो है काल हुआ करता था, उसको भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इस समय जादूगर थे, कौन, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखना है आज का क्लास अब जो है आपका यही समाप्त होगा, लेकिन ये मेहनत आपको यदि अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आप भी
हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि लगा कि नहीं हमने कुछ सीखा तो निश्चित रूप से आप हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अच्छा से देखिए, नोट्स बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं अगले क्लास में। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो क्लास है, ये क्लास का अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो ध्यान से इस अगले क्लास को भी देखिएगा, जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चूंकि हम सब्जेक्टिव देखे हैं, आप एग्जाम देने जाइएगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव भी आपको देखना होगा। सब्जेक्टिव में कुछ पॉइंट छूटा हुआ होगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे, इसीलिए, और ऑब्जेक्टिव में उसका डिस्कशन भी करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। शुभ रात्रि, तब तक के लिए आप लोगों को।